मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर एक रूम के बाहर खड़े हुए थे। वो पुलिस ऑफिसर आपस में इशारों से एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर वो पुलिस वाले उस रूम का दरवाज़ा तोड़ देते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है और वो लड़की एक कंप्यूटर पे काम कर रही थी। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम अपने हाथ ऊपर करो और वो लड़की फिर ऐसा ही करती है, अपने हाथ ऊपर कर लेती है। उस बिल्डिंग के नीचे कुछ पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास 2 एजेंट्स आते हैं और पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि हमने तुम्हें मना किया था कि उस रूम में मत जाना, वहाँ पे खतरा है, तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी, क्यों गए वहाँ पर। तब वो पुलिस वाला कहता है कि एक लड़की के लिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, देखना अभी मेरे आदमी उसको यहाँ पे लाते ही होंगे। फिर वो एजेंट्स पुलिस वाले को बताते हैं कि तुम्हारे आदमियों को उस लड़की ने मार दिया है। और होता बिल्कुल ऐसा ही है। वो लड़की उस रूम में सारे पुलिस ऑफिसर को मार देती है। उसके बाद वो लड़की अपने बॉस को कॉल करती है तो उसका बॉस उस लड़की को कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, थोड़ी दूर चौराहे पर एक फ़ोन बूथ है, तुम वहाँ पर जाओ। इसके बाद वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और नीचे 2 एजेंट्स जो आए हुए होते हैं वो भी उस लड़की को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। वो लड़की काफ़ी एक्टिव होती है और फास्ट भी, लेकिन वो एजेंट भी किसी से कम नहीं होते, वो भी उतनी ही फास्ट और उतने ही एक्टिव होते हैं। फिर लड़की भागते भागते उसी चौराहे पर फ़ोन बूथ के पास आ जाती है। फिर हम वहाँ पर एक ट्रक को आते हुए भी देखते हैं। वो ट्रक भी टेलीफोन बूथ के पास ही आ रहा होता है। वो लड़की भागते हुए टेलीफोन बूथ के अंदर जाती है और रिसीवर उठाती है। फिर तभी उस टेलीफोन बूथ को उड़ा देता है। उसके बाद ट्रक से वही एजेंट निकलते हैं और फिर वो टेलीफोन बूथ की तरफ देखते हैं, वहाँ पर कोई नहीं होता। वो कहते हैं वो तो यहाँ से निकल गए, लेकिन वो यहाँ पर असल में एक लड़के को ढूंढ रहे होते हैं जिसका नाम नियो था। बाद में हमें नियो को दिखाया जाता है जो कि एक हैकर होता है और अपने कंप्यूटर के पास सो रहा होता है। फिर उसके कंप्यूटर पे मैसेज आता है कि उठ जाओ नियो। नियो उड़ता है और कुछ पढ़ता है। तभी उसके पास एक और न्यू मैसेज आता है और वो मैसेज था कि वाइट खरगोश का पीछा करो। नियो हैरान था कि ये मैसेज कहाँ से आ रहे हैं और ये मैसेज उसको कौन कर रहा है। उसको फिर एक और मैसेज आता है दरवाजे पर। फिर थोड़ी देर बाद उसका दरवाजे पे कोई लॉक करता है। जब नियो बाहर चेक करने के लिए जाता है तो दरवाजे पर उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो नियो से एक सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए आए थे। जब नियो उनसे पैसे लेकर उन्हें सॉफ्टवेयर दे देता है, नियो के फ्रेंड उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। लेकिन नियो उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। फिर नियो देखता है कि उनके साथ जो एक लड़की आई होती है उसके हैंड पर एक वाइट खरगोश का टैटू बना होता है। फिर ये देखकर नियो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नियो जब उनके साथ जाता है तो वो सारे उसके बाद क्लब में जाते हैं और नियो वहाँ पर अकेला ही खड़ा होता है। तभी वो लड़की उसके पास आती है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था, जिसने उन पुलिस ऑफिसरों को मारा था, और उस लड़की का नाम होता है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी नियो को कहती है हेलो नियो। नियो उससे पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो। वो कहती है हाँ, कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ किसी को ढूंढने आए हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सवालों की जवाबों की तलाश है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा सवाल क्या है। तभी नियो उससे अपना सवाल पूछता है कि ये मैजिक क्या होता है। तब वो उसको कहती है कि तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। एक आदमी मॉर्फिया से जो तुम्हें ढूंढ रहा है और बहुत जल्द वो तुम्हें ढूंढ भी लेगा। फिर अगले दिन जब नियो ऑफिस जाता है तो उसका एक पार्सल आता है। पार्सल के अंदर एक मोबाइल फ़ोन होता है। जब नियो उस मोबाइल को निकालता है तो उस पर एक रिंग होती है। तब नियो फ़ोन उठाकर हेलो बोलता है। आगे से भी आवाज़ आती है हेलो नियो, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। नियो कहता है हाँ, मॉर्फिस ना। जिस पे वो कहता है हाँ, मैं मॉर्फिस ही हूँ, तुमने मुझे बिल्कुल सही से पहचाना। वो नियो से कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था। तुम एक सुपर नेचुरल पावर हो, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। मॉर्फिस नियो को कहता है कि तुम्हारे आस पास बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम उठकर देख सकते हो। जब नियो
उठकर देखता है तो वहाँ 3 एजेंट होते हैं जिन्होंने ट्रिनिटी पे भी अटैक किया था। न्यू उससे पूछता है कि ये मुझसे क्या चाहते हैं, जिस पे मॉर्फियस उसे कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा ट्रीट करेंगे और अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरी बात मानो। उसके बाद मॉर्फियस न्यू को बहुत ज़्यादा गाइड करता है वहाँ से एस्केप करने के लिए, लेकिन फिर भी न्यू वहाँ से भाग नहीं पाता। वो एजेंट्स न्यू को पकड़ लेते हैं। फिर वो न्यू को अपने सेल में ले जाते हैं जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि मॉर्फिस नाम के एक आदमी के तुमसे कांटेक्ट किया हो और वो इस दुनिया का सबसे बड़ा टेररिज्म है। हम चाहते हैं कि तुम उससे मिलो और उसको हमारे पास लेकर आओ और इसके बदले में आदतें और गुनाह माफ़ कर दूंगा, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि न्यू एक हैकर है। फिर वो न्यू को बताते हैं कि हैकिंग करना एक गुनाह है और अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हें यहाँ से आज़ाद भी कर देंगे। फिर न्यू कहता है कि मैं अपने एक लॉयर को कॉल करना चाहता हूँ। वो एजेंट न्यू को कहता है कि तुम अपने लॉयर से क्या बात करोगे जबकि तुम्हारे मुंह में जुबान ही ना रही। उसके बाद न्यू का मुंह चिपकने लग जाता है और देखते ही देखते उसका मुंह गायब हो जाता है। उसके बाद एजेंट उसको टेबल पे लेटाते हैं और वो एक ट्रांसमीटर निकालते हैं जो कि एक कीड़ा बन जाता है। उसके बाद वो कीड़ा न्यू के पेट में चला जाता है। तब एक झटके से न्यू की आंख खुल जाती है। तभी न्यू के पास मॉर्फिक्स की कॉल आती है और फिर वो न्यू से कहता है कि वो लोग तुम तक मुझसे पहले पहुंच चुके हैं। अगर उन लोगों को ये पता चल जाता है कि तुम मसीहा हो तो वो तुम्हें मार देते और अगर तुमने मुझसे मिलना है तो एक ब्रिज के नीचे आ जाओ। इसके बाद न्यू वहाँ पर जब जाता है तब वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें 2 लड़कियाँ बैठी होती हैं और उस गाड़ी में वो क्लब वाली लड़की ट्रिनिटी होती है। उसके बाद न्यू जब गाड़ी में बैठ जाता है तो वो लड़की न्यू को कहती है कि तुम अपनी शर्ट उतारो, लेकिन पहले तो न्यू इस बात को मना कर देता है, लेकिन फिर लड़की उसको समझाती है इसलिए न्यू अपनी शर्ट को उतार देता है। उसके बाद वो लड़की एक गन लाके न्यू के पेट से कीड़े को निकाल देती है। जो न्यू ने उस कीड़े को अपने ख्वाब में देखा था कि उसके पेट में वो कीड़ा कुछ एजेंट्स डाल रहे हैं, असल में वो ख्वाब नहीं था बल्कि वो एक सच था, लेकिन न्यू को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो ख्वाब हो। अब वो ट्रांसमीटर जिसकी वजह से एजेंट्स न्यू पर नज़र रख रहे थे, उसकी हर एक्टिविटी को देख रहे थे, वो उसे निकाल कर फेंक देते हैं। इसके बाद वो न्यू को मॉर्फिक्स के पास लेकर जाते हैं। मॉर्फिक्स उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम बहुत कुछ जानते भी हो लेकिन समझा नहीं सकते। ये तुम जानती हो कि इस दुनिया में कोई गड़बड़ है, पर तुम ये नहीं जानते कि वो गड़बड़ क्या है। यही एक क्वेश्चन है जो तुम्हें खींचकर यहाँ तक ले आया है और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। न्यू उसे कहता है कि मैजिक। मॉर्फिक उसे कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि मैजिक क्या है, जिस पे न्यू कहता है हाँ। फिर मॉर्फिक्स उसे बताता है कि ये पूरी दुनिया ही मैजिक है, लेकिन तुमसे इस दुनिया के बारे में सच्चाई छुपाई जा रही है। तब न्यू कहता है कि कौन सी सच्चाई। तभी मॉर्फिक्स कहता है कि अनलकली मैजिक को कभी समझा ही नहीं जाता, बल्कि इसे तुम्हें खुद समझना होता है। उसके बाद मॉर्फिक्स उसको 2 गोलियां दिखाता है, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। फिर वो न्यू से कहता है कि अगर तुमने ब्लू गोली खाई तो तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे और फिर तुम्हें मैजिक का मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और अगर तुमने रेड गोली खाई तो तुम सच्चाई के बिल्कुल करीब चले जाओगे। और तभी यहाँ पर न्यू रेड वाली गोली खा लेता है। उसके बाद मॉर्फियस उसे दूसरे रूम में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीन होती है, दरअसल ये उनका ऑपरेटिंग रूम होता है। उसके बाद वो न्यू की बॉडी में बहुत ज़्यादा सेंसर लगा देते हैं। यहाँ पर मॉर्फिक्स उसे बताता है कि जो रेड गोली तुमने खाई है वो असल में कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें तुम्हारी रियल बॉडी के अंदर वापस लाने के लिए। न्यू पूछता है कि इसका क्या मतलब है। फिर मॉर्फिक्स कहता है कि इसका मतलब तुम कुछ देर में ही समझ जाओगे। अब न्यू के पास ही एक शीशा पड़ा होता है जो मेल्ट हो रहा होता है, और फिर जब न्यू उस शीशे को हाथ लगाता है तो वो पूरी तरह मेल्ट होकर न्यू की बॉडी पर चढ़ जाता है, और ऐसा होते ही न्यू बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेम न्यू जैसा इंसान कहीं और जागता है और उसे बहुत बड़े प्लास्टिक के बैग में बंद किया होता है, और उस प्लास्टिक बैग में बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है और उस इंसान की पूरी बॉडी में तारें लगी हुई हैं। और फिर जब वो अपने आसपास देखता है तो उस जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी वो भी प्लास्टिक के बैग में बंद होते हैं और लिक्विड में भरे होते हैं। उसके बाद वहाँ फ्लाइंग मशीन आकर उसकी तमाम वायर्स यानी तारें निकाल देती है। इसके बाद कोई बैग को नीचे से खोलता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है, और तभी कोई वहाँ पर आकर उसे अपने साथ लेकर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके आसपास मॉर्फिक्स और उसकी टीम के लोग मौजूद होते हैं।
तब वो पूछता है कि मैं जिंदा हूँ, जिस पर वो कहते हैं हाँ तुम पूरी तरह से जिंदा हो। फिर वो पूछता है कि मेरी आंखें क्यों जल रही हैं, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारी आंखें फर्स्ट टाइम खुली हैं, सो इसलिए तुम्हारी बॉडी अभी कमज़ोर है, तुम आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद न्यू बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो फिर मॉर्फिक्स के पास जाता है। यहाँ पे मॉर्फिक्स उसको कहता है कि तुम जानना चाहते थे ना कि मैजिक क्या है। तब न्यू कहता है कि हाँ। फिर मॉर्फिक्स उसको कहता है कि चलो आओ मेरे साथ। इसके बाद वो न्यू को एक चेयर पर बिठा देता है और उसका दिमाग एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देता है। इसके बाद न्यू खुद उस कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर मॉर्फिक्स भी मौजूद होता है। यहाँ पे मॉर्फिक्स उसे बताता है कि यहाँ पे एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम मौजूद है और उसकी मदद से हम दिमाग में कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक यानी कि कोई भी ड्रेसिंग, ट्रेनिंग एंड वेपन ETC। तब न्यू उसे पूछता है कि हम सचमुच कंप्यूटर प्रोग्राम में हैं। मॉर्फिक्स कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं है, तुम अपने कपड़े देखो, तुम अपने बाल देखो, अपना फेस देखो कि सब कुछ तो चेंज है। मॉर्फिक्स उसे कहता है कि तुम उस दुनिया को जानते हो जो 20वीं सेंचुरी में थी। अब ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है और इसी दुनिया को हम कहते हैं मैजिक। और आज तक तुम ड्रीम्स की दुनिया में जीते आए हो और आज की दुनिया तो ये है। वो इसे ये कहते हुए एक स्क्रीन पर दुनिया दिखाता है जो काफ़ी ही डार्क होती है। मॉर्फिक्स उसे कहता है जो असल दुनिया है, जो हकीकत की दुनिया है, वो ये है और आज तक तुम जिस दुनिया में थे वो एक ख्वाबों की दुनिया थी। मॉर्फिक्स कहता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 21st सेंचुरी में इंसान ने इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाए थे। उन कंप्यूटर्स में ये एबिलिटी थी कि वो खुद ही सोच सकते थे और उसमें से एक कंप्यूटर ने अपनी पूरी आर्मी बना ली और फिर बाद में इंसानों के साथ वॉर की। इस वॉर में, लड़ाई में यानी कंप्यूटर जीत तो गए, लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए सूरज को खो दिया। लेकिन उस वॉर के बाद सन कभी भी ज़मीन पर नहीं आया, जबकि मशीन को एनर्जी हासिल करने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत थी। इसलिए मशीन वो जानती थी कि इंसान की बॉडी में इतनी हीट होती है जो सूरज की कमी को पूरा कर सकता है। और फिर मशीन ने अपनी एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए इंसानों को उगाना शुरू कर दिया। फिर यहाँ इंसानों के बड़े बड़े खेत बनाए गए, वहाँ पर फसलें नहीं बल्कि इंसान उगाए जाने लगे। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सीन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और अब ये सीन न्यू भी देख चुका था। यानी उस टाइम जब न्यू की आंख खुली थी उस बैग में, लेकिन उसे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया था। यहाँ पे मॉर्फिक्स के कहने का मतलब ये था कि इस दुनिया में जितनी भी मशीन है वो ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट है, जो इंसानों को यूज़ करती हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। इसलिए वो इंसानों को उगाते हैं, जहाँ पर वो इंसानों को पैदा करते हैं। यहाँ पे इंसान जिंदा तो होता है लेकिन उसको कोई होश नहीं होती, बल्कि वो सारे के सारे एक स्लीपिंग चैम्बर में होते हैं। और इंसानों का खाना यही होता है कि जो इंसान मर जाते हैं उन्हें मेल्ट करके पाइप्स के थ्रू उन इंसानों को खिलाते हैं जो स्लीपिंग चैम्बर में होते हैं। यहाँ पर न्यू उससे पूछता है कि ये मैजिक क्या है। तब मॉर्फिक्स कहता है कि मैजिक भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मशीन ने इंसानों के लिए ही बनाया है ताकि वो इंसानों को अपने कंट्रोल में कर सके, क्योंकि वो एक ख्वाबों की दुनिया है ना कि हकीकत की। ये सुनकर न्यू कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, जिसपे मॉर्फिक्स कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है और इस सच्चाई को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर न्यू का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो कहता है कि जल्दी से मुझे इस कंप्यूटर प्रोग्राम से बाहर निकालो। तब बाहर आने के बाद न्यू कहता है मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है, और ये कहते ही न्यू बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आती है तो उसके सामने मॉर्फिक्स होता है। न्यू उसे कहता है कि मॉर्फिक्स अगर तुम मुझे ये सारी बातें ना बताते तो अच्छा होता। तो मॉर्फिक्स उसे कहता है कि वाकई तुम इस मैजिक से बाहर नहीं निकलना चाहते। तब इस बात का न्यू कोई आंस नहीं देता। यहाँ पर मॉर्फिक्स उसे कहता है कि आज तक तुम जो इन ख्यालों की दुनिया में जीते आ रहे हो वो 20वीं सेंचुरी की दुनिया है और हकीकत में हम 22 सेंचुरी की दुनिया में हैं। उसके बाद मॉर्फिक्स न्यू को ये भी बताता है कि जब मैजिक पैदा हुआ था तब उसी के साथ एक ऐसा इंसान भी पैदा हुआ था जिसमें बहुत सारी ग्रेट और सुपर नेचुरल पावर्स थी, और आज जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब उसी ने शुरू किया था और उसको मैजिक को कंट्रोल करने की उसमें बहुत ज़्यादा पावर भी थी। वो हमें इस मैजिक से आज़ाद भी करवा सकता था, लेकिन वो मर गया। तब उसके मरने के बाद ओरेकल ने ये प्रेडिक्शन दी कि वो पावर्स रखने वाला मसीहा अगेन पैदा होगा और वो इस मैजिक को डिस्ट्रॉय करेगा, वो वॉर को रुकवाएगा और हमें इस मैजिक से आज़ाद भी करवाएगा। इसलिए तो हम बार बार मैजिक में जाते थे कि हम उस पावर रखने वाले मसीहा को ढूंढ सकें। आज हमारी तलाश खत्म हो गई है, बल्कि वो पावर रखने वाला मसीहा कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो न्यू।
इसके बाद वो नियो के ब्रेन को एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देता है और उसके दिमाग में फाइटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। अब नियो को फाइटिंग के बहुत अच्छे स्किल्स आते थे। इसके बाद नियो मॉर्फिक्स के साथ एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जाता है और वहाँ पर फाइटिंग की प्रैक्टिस चल रही थी मॉर्फिक्स और नियो की। इसके बाद मॉर्फिक्स एक बिल्डिंग से जंप लगाकर दूर चला जाता है दूसरी बिल्डिंग पर और यहाँ पे वो नियो को कहता है कि तुम भी ऐसा करो। तब नियो उससे पूछता है क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा, जिस पे वो कहता है हाँ तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए। लेकिन जब नियो ऐसा करता है तो वो जंप नहीं लगा पाता, वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जब उसको होश आती है तो उसकी नाक से खून आ रहा होता है। खून देखकर नियो कहता है कि मुझे तो लगा था कि शायद वो इमेजिनरी वर्ल्ड है। तब मॉर्फिक्स उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग उसे रियल भी बना सकता है कि अगर हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड में मौत होगी तो हमारी यहाँ भी मौत हो जाएगी। तब मॉर्फिक्स कहता है कि दिमाग के बगैर इंसान की बॉडी कुछ भी नहीं है, यानी कि जब वो इमेजिनरी वर्ल्ड मर जाती हैं तो उनकी बॉडी तो यही रहती है, बल्कि सिर्फ दिमाग माइंड यानी उस दुनिया में जाता है। मॉर्फिक्स ये भी बताता है कि इमेजिनरी वर्ल्ड में जो एजेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि अब वो इमेजिनरी वर्ल्ड है लेकिन उनकी सिर्फ पावर भी लिमिटेड होती है। लेकिन ये भी सच है कि आज तक किसी इंसान ने कि उस मशीन के अगेंस्ट बगावत की तो वो इंसान बच नहीं पाता। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम जीतोगे। नियो कहता है क्या मैं उन गोलियों से बच पाऊंगा। फिर मॉर्फिक्स कहता है कि अगर तुम रेडी हो जाओगे तो वो गोलियां तुम्हें तक पहुंच नहीं पाएंगी। तभी हम देखते हैं कि ट्रिनिटी को नियो से प्यार हो गया था। इस बात से उनकी टीम का एक मेंबर साइफर जेलस होता है क्योंकि वो ट्रिनिटी को प्यार करता था। इसलिए वो एक एजेंट से जाकर मिलता है और फिर वो उसे कहता है कि मैं वापस इस इमेजिनरी वर्ल्ड में आना चाहता हूँ। आप मेरी बॉडी को उसी एनर्जी सेंटर में भेज दो और मेरी उन सारी मेमोरीज को रिमूव कर देना जो मैंने इंसान बनकर जी थी। इस दुनिया में मैं किसी सेलिब्रिटी की तरह अमीर बनना चाहता हूँ। फिर एजेंट कहता है जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, तुम हमें बस जाइन शेयर के कंप्यूटर का कोड दे दो। जाइन शेयर के कंप्यूटर के कोड मिलने का मतलब ये है ताकि इससे लोगों का हमें एड्रेस मिल जाए और एक बार एजेंट्स को ये कोड मिल गया तो वो इनकी सारी चीजों को तबाह कर देंगे, लाइक उनकी सारी मशीन, फ्लाइंग सोर्सेज एंड अदर प्लेटफॉर्म, यानी उनके सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पर साइफर कहता है कि जाइन की शहर के कंप्यूटर का कोड मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं उस आदमी को आपके हैंड ओवर कर दूंगा जिसके पास ये कोड है, यानी कि मॉर्फिक्स। बाद में हम देखते हैं कि मॉर्फिक्स नियो को एक ओरेकल के पास लेकर जाता है। तब ओरेकल उससे पूछती है तुम्हें लगता है कि तुम मसीहा हो। नियो कहता है कि मुझे नहीं पता, कि मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद वो ओरेकल नियो का हाथ देखती है और फिर उसका फेस देखती है और फिर कहती है कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन शायद तुम्हें किसी चीज का इंतजार है। ओरेकल उसे ये भी बताती है कि तुम्हारी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आएगा कि एक तरफ तो मॉर्फिस की जिंदगी होगी और दूसरी तरफ तुम्हारी होगी और फिर तुम दोनों में से किसी एक की जिंदगी को चूज करना पड़ेगा। इसके बाद नियो और उसकी टीम वापस एक जगह पर जाने लगते हैं। वहाँ पर ये लोग एक बिल्डिंग पे से गुजर रहे होते हैं, लेकिन तभी नियो को एक काली बिल्ली दिखाई देती है और जब नियो आगे जाता है तो वो देखता है कि सेम वैसी ही बिल्ली उसी तरीके से आई है। उसके बाद नियो अपनी टीम को बताता है कि अभी मैंने एक बिल्ली को आते हुए देखा है। जब वो बिल्ली चली गई तो और इसी तरीके से एक दूसरी बिल्ली भी आई और इसलिए वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ जरूर गड़बड़ है और यहाँ पर गड़बड़ की थी साइफर ने। असल में वो लोग जब ओरेकल के पास गए थे तो साइफर ने यहाँ जानबूझकर तो अपना मोबाइल डस्टबिन में फेंक दिया था ताकि एजेंट्स को उन लोगों का पता चल जाए। आखिरकार क्योंकि वो भी तो मॉर्फिस की टीम में ही था, जब उन्हें उनका पता चल जाता तो वो उस पूरी बिल्डिंग को ही मैजिक बना देते, यानी कि ये सब कुछ साइफर इन सबको फंसाने के लिए कर रहा था। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो सारे फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ से सारे जाने के रास्ते बंद होते हैं और साथ ही सारे एजेंट्स और उनकी पूरी टीम भी आ जाती है। अब उनका वापिस जाने के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, एक फ्लोर पर 8th फ्लोर पर उन्हें दीवार के सहारे छुपकर निकलना होगा। अब एजेंट को ये तो पता चल जाता है कि वो 8th फ्लोर पर हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ हैं। अब वो एजेंट्स इन लोगों को 8th फ्लोर के अंदर की साइड पर देखने लगते हैं, लेकिन वो लोग तो बाहर होते हैं दीवार की दूसरी साइड पर। वो तभी यहाँ पर साइफर जानबूझकर खांसता है, जिससे एजेंट्स को पता चल जाता है कि ये सब लोग दीवार के पीछे हैं, इसलिए वो गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी एक एजेंट दीवार तोड़कर नियो को पकड़ लेता है और जब वो नियो को अपनी तरफ खींचने वाला होता है तो मॉर्फिक्स अपने सर से दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है और नियो को बचा लेता है और यहाँ पर खुद को उनको पकड़वा देता है। इसके बाद वो सारे भाग जाते हैं और जब वो सारे भाग रहे होते हैं तो साइफर जानबूझकर नीचे गिर जाता है ताकि वो एजेंट्स उसे पकड़ ले कि वो तो एजेंट्स के साथ मिला हुआ था। अब बाकी तो सारे भाग जाते हैं, लेकिन साइफर को
एजेंट पकड़ लेते हैं। इसके बाद साइफर अपनी मेन शिप में कॉल करता है, यानी जहाँ पर उन सब की बॉडीज थी, और यहाँ पर साइफर झूठ बोलता है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं बच गया हूँ, तुम मुझे वापस ले जाओ। उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास जो फोन बूथ है तुम वहाँ पर जाओ और उसको वहाँ पर जाकर वापस ले लिया जाए। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात तो ये है कि इन लोगों का ब्रेन वापस उनकी बॉडी में सिर्फ फोन के जरिए ही जा सकता है, लेकिन जब भी ये इमेजिनरी वर्ल्ड में जाएंगे तो फोन के थ्रू ही वापस आएंगे। इसलिए इमेजिनरी वर्ल्ड में जगह जगह इनके लिए फोन लगाए गए होते हैं ताकि उसकी मदद से ये लोग इमेजिनरी वर्ल्ड से असली दुनिया में बैक आ सकें। इसके बाद साइफर का माइंड दोबारा उसकी बॉडी में आ जाता है। इसके बाद ऑपरेटर्स बाकी लोगों को बुलाने के लिए उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो पीछे से साइफर उन सारे ऑपरेटर्स को मार देता है। और जब ट्रिनिटी ऑपरेटर को कॉल करती है तो वो कॉल ऑपरेटर नहीं बल्कि साइफर उठाता है। यहाँ पे साइफर ही मानता है कि ये सब कुछ मैंने किया है और मॉर्फिस को भी मैंने ही फंसाया है और अब मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ, अब मैं वापस इमेजिनरी वर्ल्ड में आना चाहता हूँ। फिर वो कहती है कि ये असली दुनिया नहीं है बल्कि वो इमेजिनरी वर्ल्ड है, असली दुनिया तो ये वाली है। फिर वो कहता है कि ये दुनिया तो हेल है, इससे अच्छा तो वही वाली दुनिया है। मैंने तुमसे प्यार किया बल्कि तुमने मुझे नहीं न्यू को चूज किया। अब तुम एक एक करके सबको मरता हुआ देखोगे वहाँ पर। फिर साइफर एक एक करके उन सबके ब्रेन में लगे हुए वायर्स को हटा देता है, जिसकी वजह से 2 लोग मारे जाते हैं। फिर साइफर ट्रिनिटी से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि न्यू एक मसीहा है, जिसपे वो कहती है हाँ। साइफर कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारी मसीहा को अब कौन बचाता है, मैं यहाँ से उसकी वायर निकाल दूंगा, फिर देखते हैं उसे कौन बचाएगा। इसके बाद साइफर जैसे ही वायर निकालने वाला होता है तो वहाँ पर वो लोग जिसने उन्हें मारा होता है उसमें से एक आदमी जिंदा होता है। यहाँ पर वो साइफर को मार देता है। इसके बाद वो न्यू और ट्रिनिटी को कॉल करता है, वापिस अपनी शिप में बुला लेता है। उधर हम देखते हैं कि एजेंट्स ने मॉर्फिक्स को पकड़ा होता है, जहाँ पर वो लोग मॉर्फिक्स को बताते हैं कि जो दुनिया हमने पहले बनाई थी वो जन्नत की दुनिया थी, वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन जो हमने इंसानों की फसल उगाई थी वो सारी बर्बाद होने लगी। क्योंकि जन्नत की दुनिया में इंसान जागने की कोशिश करता था, इसलिए उसके बाद हमने एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ पर दुख भी थे, तकलीफें भी थी, हर वो चीज थी इसका इंसान आदी है, क्योंकि ये सारी चीजें इंसान चाहता है, इसलिए हमें दूसरी दुनिया बनानी पड़ी। अब ये एजेंट किसी भी कीमत से मॉर्फिस से जाइन शहर के कंप्यूटर का कोड जानना चाहते थे। अगर उन्हें ये कोड एक बार मिल गया तो ये लोग उनकी स्पेसशिप और डिजाइन शहर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिजाइन शहर आज भी अर्थ की सेंटर में है, जहाँ पर इंसान रहते हैं। ये सारी तो मशीन है, इस बारे में इसलिए उन लोगों को कुछ नहीं पता, इसलिए तो वो जाइन शहर का कोड जानना चाहते हैं ताकि वो जाइन शहर के साथ साथ इंसानों को भी खत्म कर दे। लेकिन मॉर्फिक्स वो कोड उन्हें कभी भी नहीं देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। इसलिए वो मॉर्फिक्स को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगी, जिसके बाद मॉर्फिक्स वो खुद ही उनको कोड बता देगा। अब ये बात मॉर्फिक्स की पूरी टीम को भी पता होती है, क्योंकि वो मॉर्फिक्स के दिमाग की सारी एक्टिविटी कंप्यूटर पे देख सकते थे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो मॉर्फिक्स की ब्रेन में लगी हुई वायर को निकाल देंगे ताकि मॉर्फिक्स मर जाए और उन्हें वो कोड ना मिले। न्यू कहता है कि ऐसा मत करो, मैं उसको बचाने जाऊंगा। यहाँ पर न्यू के साथ ट्रिनिटी भी जाती है और यहाँ पर न्यू ऐसा इसलिए भी करता है क्योंकि उसे ओरेकल ने कहा था तुम्हारी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम्हें अपनी और मॉर्फिक्स की लाइफ में से किसी एक को चूज करना होगा। और न्यू के मुताबिक मॉर्फिक्स की जिंदगी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खास इंसान है। इसलिए न्यू डिसाइड करता है कि चाहे मेरी जान चली जाए, इसलिए मैं किसी भी सूरत मॉर्फिक्स को बचा कर ही रहूंगा। इसके बाद न्यू और ट्रिनिटी एक एजेंट पे हमला कर देते हैं और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी इंसान ने एजेंट्स के लिए किसी मशीन पर अटैक किया हो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ खतरनाक भी हैं। और उसके बाद वो वहाँ से मॉर्फिक्स को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद जब न्यू मॉर्फिक्स को बचा लेता है तो कहता है कि ओरेकल ने मुझे कहा था कोई एक ही बचेगा। फिर मॉर्फिक्स कहता है कि ओरेकल ने यही कहा था जो तुम सुनना चाहते थे। असल में ओरेकल ने उसे ये नहीं कहा था तुम वही मसीहा हो जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, बल्कि उसने ये कहा था कि मॉर्फिक्स तुम पर बहुत यकीन करता है, उसे लगता है कि तुम ही वो मसीहा हो और वो तो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता है। इसके बाद मॉर्फिक्स अपने ऑपरेटर को कहता है हमें इस इमेजिनरी वर्ल्ड से वापस ले लो। तब वो ऑपरेटर कहता है कि रेलवे स्टेशन के पास एक फोन बूथ है, वहाँ पहुँच जाओ और मैं तुम्हें वहाँ से वापस ले लेता हूँ। इसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले मॉर्फिक्स जाता है। इसके बाद ट्रिनिटी जा रही होती है तो वहाँ पर एक एजेंट आ जाता है और तब एजेंट गोली चला देता है। वो गोली रिसीवर को लगती है जब तक ट्रिनिटी जा चुकी होती है। अब वहाँ पर न्यू अकेला रह गया था और रिसीवर भी टूट चुका था। न्यू के पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब यहाँ पर न्यू और एजेंट की काफी देर लड़ाई होती है और वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। इसके बाद वो एजेंट न्यू को
ट्रेन के नीचे क्रैश करवाना चाहता था, लेकिन न्यू वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो एजेंट को वहाँ पर पुश कर देता है। उसके बाद वो एजेंट ट्रेन के नीचे आ जाता है, इसलिए क्योंकि वो मशीन था इसलिए उसको कुछ नहीं होता। ट्रेन का दरवाजा ओपन होता है और उसमें से वही एजेंट बाहर आ जाता है और न्यू वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे मॉर्फिक्स था, जहाँ पर ट्रिनिटी थी, जहाँ पर न्यू की बॉडी थी, उस स्पेसशिप के बारे में मशीन्स को पता चल जाता है। अब वो मशीन उन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही है कि उनके पास एक AMT बटन होता है जिसकी मदद से वो उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ट्रिनिटी कहती है कि हम न्यू के आने तक इस AMT मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर मॉर्फिक्स कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो आ जाएगा। मॉर्फिक्स को पूरा यकीन था कि वो हमारा मसीहा है। वहाँ पर न्यू उसी फोन की तरफ भाग रहा होता है जिसके जरिए वो वापस जा सकता था, लेकिन वो जैसे ही फोन के पास पहुंचता है वहाँ पर एजेंट आ जाता है और यहाँ पे वो न्यू को बहुत ज्यादा गोलियां मार देता है जिससे न्यू मर जाता है। और ये देखकर मॉर्फिक्स और ट्रिनिटी काफी सैड हो जाते हैं। तब ट्रिनिटी रोती हुई कहती है कि मुझे ओरेकल ने कहा था कि जिस इंसान से मुझे प्यार होगा वही मसीहा होगा। अब मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। अब तुम ही मसीहा हो, इसलिए तुम मर नहीं सकते। इसके बाद हम इमेजिनरी वर्ल्ड में देखते हैं कि न्यू दोबारा से जिंदा हो गया है। तीनों एजेंट्स ये देखकर काफी परेशान होते हैं, उसकी तरफ गोलियां चलाते हैं कि न्यू गोलियों की तरफ अपना हाथ करता है, गोलियां वहीं पे रुक जाती हैं। इसके बाद वो गोली को पकड़कर नीचे फेंक देता है, बाकी सारी गोलियां भी नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद एजेंट न्यू से फाइट करने लगता है, जहाँ पर न्यू उसको काफी मारता है क्योंकि अब न्यू बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि वो सच में वही मसीहा है जिसको सबका इंतजार था। अब न्यू को वो एजेंट अब किसी करोड़ के कंप्यूटर की तरह नजर आने लगते हैं क्योंकि यही उनका असली रूप था। बाद में न्यू एक एजेंट की बॉडी में चला जाता है और उसको ब्लास्ट कर देता है और खुद बाहर आ जाता है। उधर शिप में ट्रिनिटी और मॉर्फिक्स के बाद पता चल जाती है न्यू दोबारा से जिंदा हो गया है और वो एजेंट से लड़ रहा है, लेकिन तभी उन मशीन ने उनकी शिप पर भी अटैक कर दिया था और उधर न्यू ने एक एजेंट को मार दिया था और 2 एजेंट्स भाग गए थे। तभी वहाँ पे फोन में रिंग होने लगती है जिसके थ्रू न्यू ने वापस अपनी दुनिया में जाना था और इस इमेजिनरी वर्ल्ड को छोड़ना था। जब वो मशीन अंदर घुसकर इन सबको मारने वाली होती है तभी मॉर्फियस AMT बटन को प्रेस कर देता है। तब वहाँ न्यू भी फोन उठा लेता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अब AMT बटन प्रेस करने की वजह से सारी मशीन जो इन्हें मारने के लिए आई थी वो तबाह हो चुकी होती है। इसके बाद न्यू टेलीफोन बॉक्स से कॉल करता है, मैजिक की हिफाजत करने वालों, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन रहे हो और मैं ये भी जानता हूँ तुम ह्यूमन वर्ल्ड से डर गए हो। तब मैं उन सारे लोगों को आजाद करवाऊंगा जो मैजिक की दुनिया में फंसे हुए हैं और उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जहाँ पे मशीनों की हुकूमत ना हो, जो ऐसी दुनिया जो उन्हें देखनी चाहिए, ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई रूल्स ना हो, कोई कंट्रोल ना हो, कोई लिमिट्स ना हो। उसके बाद न्यू फोन बंद कर देता है और सुपरमैन की तरह आसमान में उड़ जाता है और इसी के साथ पर यहाँ पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।